वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे साउथ एशिया की कूटनीति के बारे में बात करूंगा। और मेरा ये ख्याल है कि साउथ एशिया में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई है, और काफ़ी मेजर पावर्स और मिड लेवल पावर्स भी अ, अ, इस खत्ते के जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, और वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अपने ही घर में, खुद अपने ही बैकयार्ड में इंडिया इज नॉट द बॉस। और ये देखिए, ये बात बात तो मैं आप लोगों से बार बार करता हूँ कि अगर आपको शहर का दादा बनना है तो पहले आपको अपनी मोहल्ले का दादा बनना पड़ेगा। सो यू कांट बी ए डोमिनेंट प्लेयर शहर में। मतलब आप शहर पे आपकी वर्चस्व जब तक स्टैब्लिश नहीं हो सकती, जब तक आप मोहल्ले में स्टैब्लिश हो जाए। बाज़ खुद लोग कहते हैं कि आपके घर में नहीं है आपकी डोमिनेशन। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस कन्वर्सेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप इस खत्ते को देखें, साउथ एशिया को, तो इसमें 8 मुल्क हैं: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। अ, अनक़रीब पिछले चंद सालों तक इंडिया वाज़ द बेस्ट। इन सब के साथ अच्छे रिश्तेदार थे, रिश्ते थे। और सार्क भी बहुत एक्टिव था साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के लिए। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी आई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को इस खत्ते के बाहर करने की कोशिश की बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क, उसकी वजह से ये हो गया कि कोई ऐसा इदारा नहीं रहा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन कनेक्शन नहीं रहा जिससे साउथ एशिया में मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फोरम्स हो, या डायलॉग फोरम हो, या कोऑपरेशन हो। अगर कोई साउथ एशिया की हर साल एक मीटिंग होती सार्क की, तो देयर कुड बी वेज टू रिड्यूस द मैकेनिज्म। ये यकीनन एससीओ में तो मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान। इस बार तो सुना कि डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार ने हाथ भी नहीं मिलाया चाइना में। लेकिन द थिंग इज कि जो साउथ एशिया का जो रीजन है उतना इंस्टीट्यूशनली डेवलप नहीं है। अफ्रीकन यूनियन साउथ एशिया से ज़्यादा, अफ्रीका साउथ एशिया से ज़्यादा डेवलप हो गया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन काफ़ी इफेक्टिव हो गया है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी काफ़ी इफेक्टिव है उस एरिया में। लेकिन साउथ एशिया विच इज़ इंडियाज़ बैकयार्ड, यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप होनी चाहिए। तो यकीनन मतलब आप बेझिझक कह सकते हैं कि ये इंडिया की रीजनल लीडरशिप का फेलियर है कि साउथ एशिया में इंडिया का कोई अब करीबी दोस्त नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पहले तो इंडिया के किसी के साथ मिलिट्री ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ श्रीलंका के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और श्रीलंका वाज न्यूट्रल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। बांग्लादेश वाज विद पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया का अपनी नेबरहुड में कोई अलायंसेस नहीं। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका के जो नेबर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने आके हर चीज़ उल्टा-पुल्टा कर दिया, लेकिन फिर भी यूएस और कनाडा नेटो के मेंबर्स हैं, यूएस और यूरोप नेटो के मेंबर्स हैं। एक-दूसरे की वो मदद के लिए मतलब कसम खा चुके हैं कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क के ऊपर आप हमला करें तो सब आपके पीछे लग जाएँगे। तो द दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड कैपेसिटी। फिर उसके बाद आप फाइव आइज़ देखिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग। फिर उसके बाद आप जो अमेरिका के कई पार्टनरशिप्स है, एक क्वाड इंडिया में के साथ है, ऑकस है। इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका, दैट इज़ हाउ अमेरिका का पावर और ग्लोबल डोमिनेशन होता है, कि ना सिर्फ वो शहर पे दादागिरी करता है, बल्कि शहर के हर मोहल्ले पे दादागिरी करता है। तो साउथ एशिया में एक किस्म का पावर वैक्यूम हो गया है बिकॉज़ ऑफ द फेलियर ऑफ इंडियाज़ लीडरशिप। थोड़े दिन पहले तक तो एटलीस्ट बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ठीक-ठाक थे। अब बांग्लादेश कह रहा है कि चाइना को कि आइए सिलीगुड़ी नेक के पास आके आप अपना मिलिट्री बेस बनाइए। तो देखें साउथ एशिया में कौन से पावर्स हैं। यूरोपियन यूनियन भी एक रोल अदा करता है साउथ एशिया में, लेकिन उनका रोल इज़ मोर और लेस पॉजिटिव। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आप कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें उसका हिस्सा है। इट हैज़ नो रोल सिक्योरिटी वाइज़। फिर अमेरिका का भी रोल है जहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा। इंडिया के साथ क्वाड की पार्टनरशिप है। इंडिया के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं।
ऑफ़िशियली बेसिस नहीं है लेकिन इन्फॉर्मली 2-3 बेसिस बन गए हैं अमेरिका के जहाज़ यहाँ आते हैं, रिपेयर होते हैं, फिक्स होते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेनिंग करती है यूएस इंडियन नेवी, फिर हिमालयाज़ में भी ट्रेनिंग होती है इन द माउंटेन्स वगैरह। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ तो है ही काउंटर टेररिज़्म की ऑपरेशन में खुद मतलब मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के और यूएस के। सो यूएस इज़ अ मेजर फोर्स इन द रीजन। डिएगो गार्सिया का बेस इज़ नॉट फार अवे, जहाँ पे बी-52 बॉम्बर्स भी पार्क्ड हैं यूएस के। और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हो गए बिकॉज़ द यूएस इज़ सीकिंग अनदर नेवल बेस बांग्लादेश के पास। बट इन बट बंग यूएस का प्रेशर टू रिफॉर्म भी एक अलग चीज़ है, ये यूरोप से नहीं आता। जैसा कि बांग्लादेश के ऊपर डेमोक्रेटाइज़ेशन का रिफॉर्म, अफ़गानिस्तान पर वुमेन्स राइट्स के ऊपर जो इश्यूज़ हैं, तो ये जो ह्यूमन राइट्स वाला दबाव आता है अमेरिका से, दैट काइंड ऑफ रिड्यूसेस अमेरिकाज़ इन्फ्लुएंस। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए या तो सिक्योरिटी की कॉमन इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है उसको, या एड देना पड़ता है। तो यूरोपियन यूनियन और फिर यूएस, फिर चाइना। चाइना तो हर जगह है। चाइना के 80% चाइना के एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट मिलिट्री सोर्स डिफेंस का पार्टनर चाइना है, इंडिया नहीं। चाइना इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन डेवलपमेंट। ट्रेड पार्टनर अलबत्ता बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए अमेरिका इज़ नंबर 1, चाइना नंबर 2 है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, चाइना इज़ नंबर 1। अब इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होने की वजह से जो रॉ मटेरियल्स इंडिया से आते थे फॉर द एक्सपोर्ट्स, जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स करता है बांग्लादेश, अब वो सारे रॉ मटेरियल चाइना से आने लगे। यानी इंडिया से जो इकोनॉमिक लिंकेज था वो भी ख़त्म हो रहा है, वो चाइना से बन रहा है। ये और बात है कि इंडिया के साथ बहुत गहरे कल्चरल ताल्लुकात हैं। म्यूज़िक, कल्चर, वैल्यूज़, ज़ुबान, जो चाइना के साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स जो बढ़ रही हैं, उससे चाइना का रोल यहाँ बढ़ रहा है। श्रीलंका, उनका सबसे बड़ा क्रेडिटर चाइना है। मालदीव सबसे बड़ा क्रेडिटर चाइना है। नेपाल के साथ भी। तो चाइना हैज़ बिकम द बॉस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड। यानी इंडिया के मोहल्ले का दादा अब चाइना बन गया। अब इंडिया खुद अब चाइना के करीब जाके अब तो रिश्ते नॉर्मलाइज़ कर रहा है। अजीत डोवल ने 2 चक्कर काट लिए, राजनाथ सिंह गए, फिर अब जयशंकर भी जाके आ गए पिछले हफ्ते। दिस शुड बी अ बिग कंसर्न। इंडिया जो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, दुनिया को मल्टीपोलर बनाना चाहता है। भाई आप मल्टीपोलर दुनिया की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया इज़ नॉट मल्टीपोलर, क्योंकि चाइना का डोमिनेशन बढ़ते जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो गई है इंडिया और बांग्लादेश में, यू कैन सी दैट। पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट बढ़ गया है उनका, बट दैट लुक्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑन द पेरिफेरी ऑफ साउथ एशिया। धीरे-धीरे साउथ एशिया की मल्टीपोलैरिटी खत्म हो रही है, जिस तरह से चाइना अ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में अब सीपेक एक्सटेंड हो रहा है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, सिवाय भूटान के हर मुल्क में चाइना इज़ अ बिगर प्लेयर देन इंडिया इकोनॉमिकली और डिफेंस वाइज़। दिस शुड बी द बिगेस्ट वरी। यूरोपियन यूनियन, यूएस, चाइना। इसके अलावा अब एक नया प्लेयर आ गया है, तुर्की। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। उससे पहले भी अर्दोगान और इमरान खान की काफ़ी मुलाकातें हो रही थी। आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी मलेशिया में, जिसमें अनवर इब्रा नॉट अनवर इब्राहिम, महाथिर मोहम्मद, इमरान खान और अर्दोगान की मुलाकात हुई, एंड दे वांटेड टू कोऑपरेट टुगेदर ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। मुझे लगता है कि साउथ एशिया में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुर्की को, जितना उसे सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट है। और सेंट्रल एशिया में काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस है इन कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, क्योंकि वहाँ की ज़बान भी थोड़ी तुर्किक है। तो आई थिंक वो स्टांस का एक्सटेंशन वो
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी बढ़ाना चाहते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एस्पिरेशंस ऑफ बिकमिंग ग्लोबल पावर। टर्की अब मिडल लेवल पावर है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ नेटो और वो उसी तरह से गेम खेल रहा है जैसा इंडिया मल्टी अलाइनमेंट का। चाइना से भी दोस्ती है, रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका के साथ तो नेटो का पार्टनरशिप है। इट वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स, इट वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ एससीओ। अगर टर्की ब्रिक्स में आ जाता है तो इट विल बी द ओनली कंट्री व्हिच इज पार्ट ऑफ G20 एंड ब्रिक्स, नेटो एंड ब्रिक्स। सो इंडिया की जो इंडिया का घर है कहिए आप, या इंडिया का जो मोहल्ला है, जो पड़ोस है, उसमें ट्रैफिक, जियोपॉलिटिकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोप उतना ज़्यादा नहीं, बट चाइना और टर्की आर प्लेइंग बिग रोल। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज ऑल्सो कम बैक टू साउथ एशिया। जिस तरह से उसने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ता तेजी से बढ़ाया है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में आईएसआई के चीफ बांग्लादेश के चक्कर मार चुके हैं। तो इन दैट सेंस आप ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया में अब 4 नए प्लेयर्स हैं, मतलब 4 बड़े प्लेयर्स अदर देन इंडिया आ गए हैं। तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, यूएस, यूरोप तो है ही। सो आई थिंक दिस इज समथिंग, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू वेक अप और अपनी साउथ एशिया पॉलिसी गौर करे, गौर और फिक्र करे, इससे पहले कि आप अपने ही घर में नंबर 2 बन जाए। इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ज्योग्राफी, कल्चर। अगर मैं पुराना दिलीप कुमार का गाना लगा दूं, सारा रीजन नाचने लगेगा, अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। चाइनीज तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। सो देयर इज ए कल्चरल इंटरेस्ट। किसी भी शहर में अगर विराट कोहली निकल गए तो लोग पागलों की तरह भागे आएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जैकी चैन के अलावा और कोई चाइनीज मतलब सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले सकते इंडिया में। सो इंडिया हैज दिस एडवांटेजेस, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी है, जिसके वजह से इट इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट जो कल्चरल जो ताल्लुकात है उसको रीजनल लीडरशिप में वो तब्दील नहीं कर सकते। तो ये मेरा आज का मैसेज है आप सबको। प्लीज़ कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदा खान। टेक केयर।